गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चैप्टर 16 पढ़ रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। और उसमें कल हमने मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति पढ़ लिया था, यानी महंगाई के बारे में पढ़ लिया था। मुद्रा की जो महंगाई होती है या मुद्रास्फीति की जो माप होती है, उससे कैसे मापा जाता है वो पढ़ लिया था। और भारत में महंगाई या मुद्रास्फीति को पढ़ लिए थे और उसकी हानियाँ पढ़ ली थी हमने, है ना। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि मुद्रास्फीति की जो मांग प्रेरित जो स्वरूप होता है और लागत प्रेरित स्वरूप होता है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति के कारण, कि क्यों महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने के कारण आखिर है क्या, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज टॉपिक है मुद्रास्फीति के कारण। क्या कारण है जिससे हमारी महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति का या महंगाई का कोई एक सुस्पष्ट या निश्चित कारण नहीं है, यह अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होता है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं। पहला है कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि होना। अब मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा मैंने तो बताई थी कि वो, और पूर्ति का मतलब होता है स्टॉक में तेजी से क्या होना, वृद्धि होना। विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है, यानी हमारे पास में मुद्रा सबसे ज़्यादा बचने मतलब उसका स्टॉक हो जाता है, तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। यानी ज़्यादा पैसा होगा या लोगों के पास में या ज़्यादा मुद्रा होगी तो वो कम वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करेंगे। इसे दिए गई कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो कीमत होती है और पूरी मांग का जो स्तर होता है वो पूरी पूर्ति से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और कीमतों में क्या हो जाती है, प्रवृत्ति यानी उत्पन्न हो जाती है, यानी वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि मुद्रा की पूर्ति में तेज़ी से क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसको शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आप समझ लीजिए। जब लोगों के पास ज़्यादा होगा पैसा, ठीक है, मुद्रा ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा कि कम रेट की वस्तुएं खरीदना स्टार्ट करेगा। जैसे कि गोल्ड है, जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी मुद्रा है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार इस पैसों को मुझे कहीं तो खर्च करना है, क्योंकि मैं इसको गवर्नमेंट को भी नहीं दिखा सकता हूँ, यानी नंबर वन नहीं कर सकता हूँ। किसी के पास ब्लैक मनी होती है ना, इस तरह से समझो। तो वो क्या करेगा, वो गोल्ड खरीद लेगा, यानी कम रेट का होगा गोल्ड, और वो खरीद लेगा या कोई और वस्तु खरीद लेगा और उनको अपने पास में क्या कर लेगा, रख लेगा, स्टॉक कर लेगा। फिर क्या करेगा वो, फिर जब ज़रूरत आएगी किसी को, यानी कि जैसे मैंने आलू प्याज का आपको उदाहरण दिया था, कोरोना काल के अंदर जिनके पास स्टॉक था तो उन लोगों ने क्या करा, उसको कीमतें बढ़ा करके लोगों से लिया। तो ये क्या हुई, एकदम से ये मुद्रा यानी महंगाई को बढ़ा दिया इसने। इसी प्रकार लोग क्या करते हैं, गोल्ड एक साथ खरीद के रख लेते हैं। जैसे सुनार वगैरह ले लीजिए आप, ये ज्वेलर्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये कम जब सोना होता है तो उसमें क्या करते हैं, ये गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि कभी ना कभी तो गोल्ड महंगा होगा, क्योंकि गोल्ड में हमेशा उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो ये कम रेट होते ही उसको क्या कर लेते हैं, अपने पास में स्टॉक कर लेते हैं, उसकी पूर्ति कर लेते हैं। और जैसे ही मांग बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, उसकी कीमतों को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी अपने पास स्टॉक रखे हुए को निकालते हैं और फिर उसमें कीमतें बढ़ा के लेते हैं। तो ये जो बदलाव आता है, ये जो परिवर्तन आता है, यही सबसे बड़ी क्या है, महंगाई का कारण है। अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की पूर्ति में तेज़ी से वृद्धि का तात्पर्य क्या है। दूसरा कारण देखिए कि औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि होना। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो आप लोग कि हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या कंपनियाँ होती हैं या कारखाने होते हैं, और साथ ही हमारे जो कृषि से संबंधित कच्चा माल जहाँ से हम लेते हैं, उस पे उत्पादन में क्या होती है, धीमी वृद्धि होती है। समझो कैसे, मान लीजिए गन्ना है, गन्ने से क्या बनती है, चीनी। अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पढ़ के आए। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है जिसमें प्रकृति से उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कच्चा माल बनाया जा रहा है, जैसे गन्ना है, गेहूँ है, कपास है, ये सब चीज़ें क्या है, ये कच्चा माल किससे ले रहे हैं, हम प्रकृति में बीज बो रहे हैं और प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। फिर उनसे कुछ चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे चीनी से क्या बनाना, गन्ना से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, और भी जूट से क्या बनाना, जो जूट के रेशे होते हैं उसे जूट तैयार करना। तो ये जो कच्चा माल होता है ये विनिर्माण का यानी कि द्वितीय क्षेत्र का काम करते हैं। तो इसी प्रकार जब कच्चा माल अधिक उगेगा या ज़्यादा उत्पादित होगा
तो फैक्ट्रियों में माल भी ज़्यादा बनेगा, लेकिन जब कच्चा माल उगेगा ही नहीं, कृषिगत उत्पादन होगा ही नहीं, तो औद्योगिक उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारे यहाँ पर महंगाई का। अब इसको पढ़ो इसकी लैंग्वेज में कि स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षित दर से कम ही रही है। 1965 से 1965 से 1985 के मध्य तो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास में अच्छे संसाधन नहीं थे। कृषि में अच्छी उपजाऊ उगाने के संसाधन नहीं थे अच्छे, मतलब क्योंकि अंग्रेजों ने हमको सब बर्बाद कर दिया था। हमने बाद में तरक्की की है, हमने 1990 से हमारे में तरक्की आनी स्टार्ट हुई, विकास करना स्टार्ट किया। तब तक हमारे पास में जितने भी साधन थे, जितने भी टूल्स थे, वो कैसे थे, पुराने थे, परंपरागत थे। तो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा। अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि तो रही, लेकिन उद्योग इस मांग को संतुष्ट नहीं कर पाया। यानी लोगों, भाई जनसंख्या तो थी हमारे पास में, तो जनसंख्या थी तो लोगों को उत्पाद तो चाहिए था, यानी वस्तुएं तो चाहिए थी। तो उत्पादन की जो मांग थी, यानी वस्तुओं की जो मांग थी वो तो थी ज़्यादा, लेकिन उद्योग या उत्पादन में हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, लोगों में असंतुष्टि आ गई। फिर इससे औद्योगिक क्षेत्र में मांग के आधिक्य ने कीमतों में तेज़ी से क्या कर दी, वृद्धि कर दी, क्योंकि फिर लोगों ने यहाँ पे जो बाहर की कंपनियाँ थी उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए थी। तो लोगों ने क्या करा, अपनी चीज़ों को, जो बाहर की विदेशी कंपनियाँ थी उन्होंने हमको उस चीज़ को डबल रेट में बेचा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा एक हमारे यहाँ। अनेक सुधारों और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत ही नीची है। इसके साथ ही भारतीय कृषिगत उत्पाद मांग को संतुष्ट करने में भी असफल है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादों की उच्च मांग उसकी कीमतों को लगातार क्या करती है, तेज़ी से बढ़ाती है, या उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है। अब चौथा जो हमारा कारण है वो है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। तो विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है। अब भाई हम विकास कर रहे हैं, तो अब सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ कि विकास हम कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, कहीं पर धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं, या बहुत सारे और भी विकास कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। तो आप भी जानते हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स के रूप में जनता से ही वसूला जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। आज मान लीजिए सड़कों पे, जिन सड़कों पे आप 6 लाइन की सड़कों पे चल रहे हो, उन 6 लाइनों पे सड़कों पे चलने के लिए आप टैक्स भर रहे हो, तब जाके इतनी मखमल जैसी सड़कों पे आप चल पा रहे हो। लेकिन मान लीजिए अगर आप टैक्स नहीं देते, या जनता टैक्स कोई भी नहीं देती, तो आज से 10 साल पहले जो हमारी सड़कों का हाल था वो तो आप बहुत भली भांति इस चीज़ को जानते हो कि टूटी फूटी, कहीं पे गड्ढे थे, नेशनल हाईवेज़ इतने गंदे थे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आज जयपुर की ही बात कर लेते हैं ओनली, कि जयपुर की सड़कों में अगर मैं बात करूँ, 4 लेन 6 लेन की सड़कों में, नेशनल हाईवे दिल्ली की बात करूँ, आगरा की बात करूँ, अजमेर रोड की बात करूँ, तो ये रोड ऐसे हैं जो 6 लेन्स के हैं, और जिन पे टोल टैक्स वगैरह लगाए गए हैं, और वो लाइन जो है वो एकदम साफ़ सुथरी चमचमाती बिना गड्ढों रहित इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर हम टोल टैक्स देते हैं और उससे उस चीज़ की मरम्मत और रख रखाव का कार्य किया जाता है। तो यही बात है कि जब सरकार कोई काम करेगी, विकास का काम करेगी, तो दायित्वों के कारण सरकार क्या करेगी, व्यय में भी लगातार वृद्धि करेगी। तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से वसूला जाएगा, उसको जनता से ही वसूला जाएगा टैक्स के रूप में। तो सरकारी व्यय की ये वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभकारी नहीं है। सरकार द्वारा किए जाने वाला अनुत्पाद व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो भी, मतलब कोई भी उत्पादन करती है, अब वो बेकार होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है बेकार होती है, लेकिन उसकी पूर्ति को तो नहीं बढ़ाता ना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का सरकार ने उत्पादन कर तो दिया, लेकिन अब वो जनता को चाहिए ही नहीं। अब जनता को नहीं चाहिए तो वो तो बेकार हो गया ना, ख़राब हो गया ना वस्तु। लेकिन इससे क्या हुआ कि जनता की जो खरीदने की शक्ति प्रदान करने की समग्र मांग को क्या कर दी, उसने बढ़ा दिया। यानी कि खरीदने की शक्ति चाहिए, कि हमको चाहिए चीज़। तो इससे मुद्रास्फीति यानी महंगाई की स्थिति को और उस स्थिति पर, अब उस चीज़ को बनाया लेकिन वो काम की नहीं है, लेकिन उसके बदले में अब उसको, जैसे कोई चाय पीने वाला व्यक्ति है, अगर चाय नहीं मिल रही है तो वो अपनी कॉफ़ी से संतुष्टि करेगा, चाहे उसको 5 रुपये ज़्यादा ही देना पड़े। और होता भी है, चाय नहीं मिलती है तो व्यक्ति कॉफ़ी पीकर ही अपनी संतुष्टि करता है, चाहे उसको वो 5 रुपये ज़्यादा में ही करनी पड़े। अब उसने क्या किया, कहाँ वो 2 रुपये की चाय पी रहा था और कहाँ वो 10 रुपये की कॉफ़ी पी रहा है। अब उसमें डिफरेंस ये आया कि 8 रुपये की उसने क्या कर दी, महंगा चीज़ खरीद करके अपनी संतुष्टि करी।
तो ये ज़रूरी है कि हमारे देश में कोई भी उत्पादन या सार्वजनिक व्यय है उसका स्तर बढ़ जाता है तो उसकी मार भी कौन झेलता है, वो जनता ही झेलती है। उसका बहुत विकास पे भी बहुत असर पड़ता है हमारे देश की। अब अन्य कारण में देख लेते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव उच्च ही बना रहता है, जो कीमतों को तेज़ी से बढ़ाता है। लगातार मैंने आपको बताया था सोने की मांग लगातार, कहाँ तो आज से 1990 के बाद आस पास की बात करोगे तो उस टाइम 5,000 रुपये तोला सोना था, यानी 5,000 रुपये का 10 ग्राम सोना मिल रहा था। और आज कहाँ 50-60 के आसपास सोना पहुँचा हुआ है। कहाँ देखो आप लोग लगाओ कि 45 या 55,000 का डिफरेंस आ रहा है। उसका कारण यही है कि लगातार सोने की मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लोगों की डिमांड्स बढ़ गई, यानी लोगों की मांग बढ़ गई, तो लोगों की मांगों ने ही इस चीज़ को क्या कर दिया, धीरे धीरे महंगा कर दिया। ठीक है, आ जाइए। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग का सदैव स्तर ऊंचा बना रहा और कीमतों को तेज़ी से बढ़ाता है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया भी जाता है, जिसको होलसेल रेट करते हैं। सरकार क्या करती है, फिक्स कर देती है कि ये रेट है, अब इस पर तुम, ये तो सरकार की रेट है, अब इस पर तुम 1 रुपये 2 रुपये लेते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से मतलब कानून के खिलाफ होगा वो एक ना, तो सरकार तुम पे क्या करेगी, सजा का प्रावधान करेगी। ये भी है इसमें ना। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों को क्या करती है, फिर बढ़ा भी देती है। ठीक है, तो यानी कि वस्तुओं को जैसे होलसेल रेट फिक्स कर दी, लेकिन अब सरकार को घाटा होने लगा तो सरकार क्या कर देगी, उन कीमतों को, उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देगी। अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। महंगे आयात मतलब बाहर से हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, बताया था मैंने, तो महंगी कोई चीज़ें मंगवा रहे हैं बाहर से, तो उस चीज़ को हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 40 रुपये की कोई चीज़ हमने बाहर से मंगवाई, जैसे मैंने प्याज बताया था आपको, है ना, कि प्याज मान लो आया हमारे 20, अभी बीच में प्याज खत्म हो गया था तो 20 रुपये किलो के हिसाब से हमने प्याज मंगवाया, लेकिन वो उपभोक्ता यानी जनता तक पहुँचते 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 50 रुपये किलो हो गया। क्यों हो गया, समझो क्यों हो गया, क्योंकि वो जहाज़ के द्वारा आया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाज़ के द्वारा आया, फिर जहाज़ का हमने जो किराया था वो दिया, तो जहाज़ का हमने किराया दिया, फिर जहाँ पर बंदरगाह पे वो माल उतरा और वहाँ से ट्रक में लोड किया गया, तो ट्रक से लोड किया गया और वो मंडी तक पहुँचाया गया। ठीक है, तो वहाँ तक ट्रक का किराया दिया, फिर मंडी से वो रिटेलर्स के पास पहुँचाया गया, तो वहाँ से रिटेलर और मंडी के भाव में फ़र्क आ गया। तो ऐसे करते करते जो 20 रुपये का प्याज था वो हमारे पास पहुँचते पहुँचते कितने रुपए का हो गया, 50 रुपये का। यानी ये महंगा आयात था हमारे लिए, समझ में आया। और कृषिगत उत्पादों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, यानी कृषि के जो भी उत्पाद होते हैं या जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है उसके न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना भी आवश्यक होता है कि भाई ठीक है, गेहूँ इतने रुपए किलो का है तो आपको उस पर फिक्स कर देता है कि भाई इतने कीमत पे तो बिकना ही बिकना है। तो ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, यानी रेगुलर इनकम हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, ये में अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जो हमसे टैक्स के रूप में लिए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में लिए जाते हैं, और अप्रत्यक्ष मतलब जो हमको दिखाई तो नहीं देते लेकिन हमको देने भी पड़ते हैं, है ना। मजदूरी दरों में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधाएं भी बहुत सारी आ रही हैं। कभी मजदूर हड़ताल कर देते हैं, कभी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कभी फैक्ट्रियां जल जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। इत्यादि कारणों से भी मुद्रास्फीति में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ तक हमने कारणों की बात पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे किया जाए। मैंने कल आपको बताया था कि हम महंगाई को कारण भी जानेंगे, इसके निराकरण या उपाय को भी जानेंगे कि आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो देखो, मुद्रास्फीति का कोई एक कारण तो नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना थोड़ा सरल नहीं है। मुद्रास्फीति देश के सामने अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है, अतः इसे रोका जाना भी आवश्यक है, क्योंकि गरीब जनता और गरीब होती जा रही है। गरीब व्यक्ति उस चीज़ का पूरा भाव, मतलब जो पोषण की चीज़ें हैं, और अगर वो महंगी है तो गरीब जनता नहीं खा पा रही है और उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो इससे आए दिन अत्यधिक जो मौतें होती हैं वो गरीबों में हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारा देश अर्थव्यवस्था में पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारे यहाँ महंगाई हर चीज़ की है, हमको हर चीज़ की डबल ट्रिपल रेट देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मौद्रिक मतलब मुद्रा के बारे में उपाय करेंगे कि मुद्रा का जो कीमत है, मैंने आपको समझाया था, हमारे रुपये की जो वैल्यू है, हमारे की मूल्य, जो मुद्रा का मूल्य है, वैल्यू है, वो जो घट रही है। आपको पता है अमेरिका का पाउंड अमेरिका का जो डॉलर होता है वो हमारे रुपये से महंगा है। यानी अगर हमारे यहाँ पर उस जो डॉलर को अगर काउंट किया जाए तो 60 रुपये या 65 रुपये का 1 डॉलर है, यानी हमारे 65 रुपये
$1 के बराबर, यानी हमारा पैसा गिर रहा है डॉलर के सामने। समझने में आ रही है बात मैंने क्या कहा, कि डॉलर के सामने हमारे एक रुपये की 65 रुपये की औकात है। समझ में आ रहा है, ये मैंने साधारण सी लैंग्वेज बोल दी है। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे रुपये की कीमत कम इसलिए ही हो रही है कि हमारे यहाँ महंगाई है। हम पहले 10 रुपये में कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, और आज 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। 10 रुपये लेके जाओ और 1 सेकंड में खर्च, 5 रुपये में तो टॉफ़ी आ जाती है, और कहाँ हम 10 रुपये किलो के घी खाए हुए लोग हैं, है ना। तो ये जो अवमूल्यन हुआ है हमारा मुद्रा का, ये सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति है। ठीक है, तो आइए, मुद्रा के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक यानी भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, शाख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। जब मुद्रा की मात्रा या शाख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति भी कम हो सकती है या कम हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए कि मुद्रा को, जो बैंक की मुद्रा की जो मात्रा है, एक तो उसको बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही शाख का मतलब होता है लोन वगैरह की भी उपलब्धता करनी चाहिए। ब्याज की दरों को भी कम करना चाहिए। लोग क्या कर, अब बैंक वगैरह की ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा है। वैसे अभी आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले अगर आपने सुना हो, कोरोना के अंदर बहुत सारे बैंकों में जो ब्याज की दरें थी वो कम कर दी गई थी। उसका कारण यही था कि लोगों को महंगाई का अंश ना झेलना पड़े। ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा को क्या करना, कंट्रोल करना। शाख की उपलब्धता तथा ब्याज के द्रव्यों को भी क्या करना, मांग करना, ताकि समग्र मांग को कम किया जा सके। साथ ही समग्र यानी पूरी जो पूर्ति है उसको भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। जब मुद्रा की मात्रा या शाख की उपलब्धता होगी या उसमें कमी आएगी, यानी कि लोन में कमी होगी, ब्याज में कमी होगी, तो लोग अपने पास बचत कर पाएंगे। समझना मेरी बात को, कि लोग अपने पास में पैसों को बचा पाएंगे जब उनके पास में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, शाख की उपलब्धता में भी कमी आएगी तो, और मांग भी कम हो, और इससे क्या है, मांग भी कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति अपने आप ही हो जानी है कम। तो ये टोटल मिला के ये कि सबसे बड़ा उपाय हमको यही करना है कि हमें मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की कीमत या मुद्रा की मात्रा को हमें क्या करना है, उसको कम करना है, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी को कम करना है। ठीक है, अब आएगा राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय का मतलब होता है कि सरकार के पास अपना खुद का एक कोष होता है। आपने कभी सुना हो कि प्रधानमंत्री ने अपने कोष से इतना पैसा दिया, मुख्यमंत्री ने अपने कोष से, या अपने जो ट्रेजरार होता है उसको कोष ही बोलते हैं, जिसमें ये लोग अपने प्रधानमंत्री कोटा होता है इनके पास में, जिसमें ये अपने हिस्से का पैसा खर्च कर सकते हैं जनता के लिए किसी भी काम में। ठीक है, तो सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण यानी कर का जो रोपण होता है, या सार्वजनिक यानी जबके ऊपर जो लगाने वाला व्यय होता है, एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करना तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य यह है कि जितने भी कर हैं उनको घटा देना, जो अभी घटाए भी थे बीच के अंदर। सार्वजनिक खर्चे जो होते हैं, जैसे अभी कई चीज़ों पे टैक्स को हटा दिया गया था, आपको पता हो तो। जैसे कई बार तुमने सुना हो कि ये मूवी है जो टैक्स फ्री है ना, क्योंकि मूवीज़ पे भी आपको मालूम है, मूवीज़ पे भी आप टैक्स देते हो। आप किसी गार्डन में बैठते हो तो उसका भी टैक्स देते हो, सड़क पे चलते हो उसका भी टैक्स देते हो। तो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनको सरकार क्या कर सकती है, कम करके जनता के बाहर को भी क्या कर सकती है, कम कर सकती है। तो सार्वजनिक व्ययों को कम कर दिया ना, और सार्वजनिक जो ऋण होते हैं जो कहीं ना कहीं हम लेते हैं और कहीं ना कहीं हमको देना पड़ता भी है, उनको भी क्या किया जा सकता है, कम करके, और मांग को नियंत्रित करना और समग्र पूर्ति को क्या करना है, हमको बढ़ाना है। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, यानी प्रत्यक्ष मतलब तो जो हम दे रहे हैं, एक तो होता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। समझो, प्रत्यक्ष कर होता है जो हमको पता है कि हाँ भाई मैं ये, जैसे मान लीजिए कोई लोग इनकम टैक्स या रिटर्न भरते हैं, तो उसे मालूम है कि मैं इतने की रिटर्न भर रहा हूँ, है ना, ये तो प्रत्यक्ष है। लेकिन कुछ कर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ गेहूँ पे टैक्स लग रहा है, सब्जियों पे टैक्स लग रहा है, हम ब्रेड खा रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, कुछ वस्तुएं जो हम ला रहे हैं वो उस पर टैक्स लग रहा है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए 20 रुपये की ब्रेड आ रही है, समझना, उदाहरण देती हूँ कि 20 रुपये की ब्रेड आती है। अब वो 20 रुपये की ब्रेड नहीं है, ध्यान रखना, वो ब्रेड मुश्किल से मुश्किल 8 रुपये की या 7 रुपये की ही बन रही है,
या 10 रुपये की बन रही होगी, लेकिन जो 10 रुपये जो लिया जा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे कर के रूप में लिया जा रहा है। समझ में आ रही है? क्योंकि ब्रेड बनाने वाला सरकार को क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं किससे निकालेगा? जनता से तो निकालेगा वो। तो जो 10 रुपये की ब्रेड है उस पर 10 रुपये जो हमसे लिया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, यही अप्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर वो होता है जो हम जानते हैं कि हम ये सरकार को दे रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये प्रत्यक्ष कर है जो हमें मालूम है। और अप्रत्यक्ष कर वो हैं जो हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। आ गया होगा अच्छी तरह समझ में बच्चों आप लोगों को? तो अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम किया कर सकती है। सरकार अप्रत्यक्ष कर को कम करके उत्पादन निवेश बढ़ाकर समग्र पूर्ति में वृद्धि के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। तो ये तो हो गया यहाँ तक हमारे चैप्टर। और फिर अन्य उपाय में हम पढ़ लेंगे अन्य उपाय में उपयुक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर अधिक के मांग वाली वस्तुओं का आयात करके प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों को दिया जाने वाला निवेश प्रोत्साहन भी समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण में उपयोगी होता है। अब टॉपिक जो हमारा है गरीबी का, और ये गरीबी का जो टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे। और इसमें गरीबी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि गरीबी कितने प्रकार की होती है और गरीबी का कारण क्या है, गरीबी को नापा कैसे जाता है भारत के अंदर, क्योंकि हर जगह अलग अलग है गरीबी के माप। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति के माप भारत में अलग थे और अन्य जगह पे अलग है, इसी प्रकार गरीबी को मापने का जो तरीका है वो हमारे भारत में भी अलग है। दूसरी बात, गरीबी के कारण पढ़ लेंगे हम कि कैसे गरीबी बढ़ रही है हमारे यहाँ पर। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके निवारण क्या है, कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे कल के गरीबी के। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप अपने क्वेश्चंस वगैरह भी मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक दोबारा समझा दीजिए या जो भी मुझे। थैंक यू बच्चों।